Hello medicos, welcome to everything for pharmacy. In this lecture we will discuss about the electromagnetic radiation. In previous lecture we have discussed about the basic introduction about the spectroscopy and what are the principles behind the spectroscopy. Okay, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहाँ पे हमने बार बार एक टर्म के बारे में सुना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो अब ये हमें यहाँ पे ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है एक्चुअल में. Okay, magnetic radiation consists of the discrete packets of the energy which are called as photons. यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक क्या होती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किसकी, एनर्जी के, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन्स के फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, ये हमारे एक्चुअल में एनर्जी रेडिएशन होती क्या है, फोटोन्स होती हैं. ए फोटोन कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अब फोटोन होता क्या है, फोटोन भी एक तरह से हमारा ऑसिलेटिंग यानी कि रैंडम, वहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल में मूवमेंट होती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये दोनों जो फील्ड होते हैं यानी फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होके मूवमेंट शो करते हैं. ओके, यही हमारे फोटोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारी एक तरह से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, प्रोपगेशन डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में. इनकी वेवलेंथ यहाँ पे हम देख सकते हैं वेवलेंथ शो किया गया है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. वेवलेंथ यानी कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यूनिट्स आर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर एंड द माइक्रोमीटर. यहाँ पे वेवलेंथ हम देख सकते हैं. वेवलेंथ क्या है हमारे, तो कंसेक्यूटिव या फिर हम कह सकते हैं सक्सेसिव मैक्सिमा होती है जो वेवलेंथ की हम देख सकते हैं. यहाँ पे लैम्डा के थ्रू दिखाया गया है. जो लैम्डा इन्होंने मेजर किया है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल हम कह सकते हैं क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ कहलाती है किसी भी वेव की. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ द वेवलेंथ यूनिट्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी. एंड यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज. ओके, यहाँ पे वेव नंबर अगर हम बात करें, वेव नंबर क्या है हमारी, तो वेव नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं बाय द 1 बाय वेवलेंथ एज द नंबर ऑफ द वेव्स पर सेंटीमीटर इन वैक्यूम. ओके, वेव नंबर, वेलोसिटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ. अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ कितना डिस्टेंस कवर किया, प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम. कितनी वेलोसिटी से कोई भी वेव हमारी पास हो रही है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज C इज इक्वल टू म्यू और लैम्डा एस फोटोन इज सब्जेक्टेड टू द एनर्जी. सो अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन हमारा क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होता है. तो एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एच म्यू, जो कि हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, म्यू को C बाय लैम्डा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ द EMR विथ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर. यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर किस तरीके से होता है, क्या इसमें इंट्रैक्शन होता किस तरीके का है. हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि इंट्रैक्शन होता कैसे है बेसिकली. सो फर्स्टली इसमें देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. एट रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल. अगर हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूल है तो जब वो रूम टेम्परेचर पर है तो उस टाइम पे उसकी लोवेस्ट एनर्जी क्या होती है, E0. When the molecules absorb the UV visible light from the EMR, जब हमारी क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो EMR के थ्रू क्या करता है, UV विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट. वन ऑफ द आउटर मोस्ट बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी स्टेट सच एज E1, E2 एंड इस तरीके से हम En तक कैलकुलेट कर सकते हैं.
यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी लाइट पास करवाते हैं किसी सैंपल के थ्रू, तो जो बेसिक हमारे लोअर एनर्जी स्टेट होती है उसमें क्या होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट बॉन्ड होते हैं जैसे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही वो जंप करते हैं हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह से इंट्रैक्शन कहलाता है लाइट का। जब लाइट हमारी क्या कर रही है, मैटर पर डलते ही क्या करती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन स्टेट में डालती है। ठीक है, चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जंप करते हैं। एंड द डिफरेंस इज एस, अगर हम डिफरेंस यहाँ पे निकालें लैम्डा, यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, जो कि क्या हो सकता है, बेसिक ई एन माइनस E0, यानी कि जो अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें कितना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल हमारा जो हाई एनर्जी में से हम लो एनर्जी स्टेट को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमें चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, एच न्यू यहाँ पे चेंज इन एनर्जी 35 to 71 किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, दीज आर लेस एनर्जी लेवल देन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये भी हमारे एक तरह के एनर्जी लेवल होता है जो कि किससे कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से। द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स आर रिलेटिवली स्मॉल। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स आर रिलेटिवली स्मॉल, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, 0.01 to 10 किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। व्हेन आईआर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर और इट्स वाइब्रेट विद हायर एम्पलीट्यूड। जब आईआर रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को हम पास करवाते हैं किसी सैंपल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्साइटेशन होता है फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर। तो इस वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी आईआर रेडिएशन की उतनी ज़्यादा उसमें हमें क्या मिलेगा, हायर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा। ओके, वाइब्रेशनल हो गया। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होता है, दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वेंटाइज्ड एंड डिस्क्रीट। द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स आर इवन स्मॉलर देन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इसमें भी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारे वाइब्रेशनल से भी बहुत कम आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम देखें एनर्जी चेंज इन एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, उसके बाद वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांजिट होते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। यहाँ पे देखते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा स्टार हमारा एक तरह से हो गया एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, सिग्मा हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम के बीच, वो हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी कि an electron in a bonding s orbital is excited to the corresponding anti-bonding orbitals and observe with saturated कंपाउंड्स। और ये हमें किस में मिलता है, इस तरह का ट्रांजिशन हमें किस में दिखता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी सिंगल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि मतलब कि 10th-12th क्लास में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ द एस ऑर्बिटल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मीथेन में हम देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, सिंगल है। कैन ओनली अंडरगो द सिग्मा हैशटैग हम कह सकते हैं, सॉरी स्टार, यानी कि इसे एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कह सकते हैं। ट्रांजिशन सो एन एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एट द 125 नैनोमीटर। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाना है तो उसके लिए हमें कितने रेंज की वेवलेंथ पास करवाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट द 125 नैनोमीटर।
Absorption maxima due to the sigma star transition are not seen in the typical UV visible spectra. अब देखो UV visible spectra का जो रेंज है वो 200 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए 125 नैनोमीटर। तो इसी वजह से UV visible spectra हमें इस तरह का ट्रांजिशन शो नहीं करेगी। लेकिन अगर हम बात करें UV रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 125 to 135 नैनोमीटर। तो यानी कि अगर हम यूवी लाइट को पास करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, उसके बाद है हमारा एन को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, एन टू सिग्मा स्टार। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम्स विद द लोन पेयर, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है, एक हमारा एटम ऐसा होगा जो कि जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वही हमारे क्या होते हैं जब ट्रांजिट होते हैं, एनर्जी मतलब शिफ्ट होते हैं कहाँ से कहाँ, एन टू sigma star, like oxygen, nitrogen, sulfur and halogens are capable of non-bonding to the sigma star transition. These transitions usually need less energy than the and sigma स्टार ट्रांजिशन। यानी कि इस तरह के ट्रांजिशन में हमें पहले वाले जो कंडीशन थी जो कि क्या था सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उससे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीड लेस एनर्जी। ओके, दे कैन इनिशिएटेड बाय द लाइट हुज वेवलेंथ इज इन द रेंज। जो अगर हमें इस तरह का ट्रांजिशन करवाना है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रेंज की लाइट चाहिए होती है, 150 to 250 nanometer. The number of the organic functional group with N and sigma transition peaks in the UV region is small. तो इस कंडीशन में भी हम UV रीजन यानी अल्ट्रावायलेट रेज पास करवाते हैं। ठीक है, okay, pi to pi star transition, pi electrons in a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital pi star and observed in conjugated compound, ऐसे compound जिसमें double bonding होती हो। Compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyls, nitriles, aromatic compounds, etc. undergo the pi to pi star transition. Alkenes generally absorb in the region of the 170 to 205 nanometer. ओके, तो ये डबल बॉन्ड के केस में होता है। अब नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार ग्रुप के बीच में अगर ट्रांजिशन देखें तो जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ पे कार्बोनिल हो गया, हमारा साइनाइड हो गया, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, तो इन केस में हमें क्या देखने को मिलता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू द एंटी बॉन्डिंग यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल एंड रिक्वायर्ड लो एनर्जी। ओके, and to pi star transition requires minimum energy and so absorption at longer wavelength। इसके लिए हमें कितना longer wavelength की एनर्जी चाहिए होती है जो कि होती है 300 नैनोमीटर। ये हमारा कुछ एनर्जी लेवल है। ये पाई देख सकते हैं सिग्मा स्टार के बीच अगर ट्रांजिशन होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे सिग्मा टू, अगर हम कहाँ जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग से हम अगर सिग्मा स्टार में जाते हैं तो उससे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम पाई टू पाई जाते हैं, पाई स्टार, तो उससे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर हम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जाते हैं तो उससे कम एनर्जी चाहिए होगी। तो इस तरीके से हमारा एक ऑर्डर बन जाता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेंज के वेवलेंथ के एनर्जी हमें चाहिए होती है ट्रांजिशन करवाने के लिए। ओके, टर्म्स यूज्ड इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।